नमस्कार, अभिनंदन है, स्वागत है। जी, नमस्कार, नमस्कार। अ, जी, हेलो नमस्कार सभी साथियों को, जो लोग भी इसको देख रहे हैं या सुन रहे हैं। मैं सिर्फ़ नरेंद्र जी देवेन जी का कल फ़ोन आया था कि मैं कुछ बोलूँ आरटीआई के ऊपर। तो सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आरटीआई क्या है और इससे कैसे हम जुड़ सकते हैं या इससे हम कैसे फ़ायदे ले सकते हैं। आरटीआई बहुत सिंपल सा कानून है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आरटीआई जितने भी भ्रष्टाचार से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं इल्लीगल चीज़ें होती है, भ्रष्टाचार होता है या कोई भी किसी को परेशान करता है, तो उन सभी से निकलने की एक कुंजी है, यानी कि एक इन सब चीज़ों के जो ताले लगे हुए लगा रखे हैं अधिकारियों ने, सरकार ने, तो उन सब की चाबी है जो कि सरकार ने हमारे हाथ में दी हुई है। तो आरटीआई से हम बहुत ही आसानी से इन सब तालों को हम खोल सकते हैं। जैसे कि पहले हमको नहीं पता जब ये कानून नहीं था, हमको नहीं पता चलता था कि कहाँ पे सरकार ने कितना पैसा दिया, किस-किस मद में अधिकारी है वो खर्च कर रहे हैं या विधायक निधि, सांसद निधि कहाँ आ रही है, कहाँ खर्च हो रही है, हमको कुछ नहीं पता चलता था। लेकिन जब से ये कानून आया है, जब से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा-लिखा हो, चाहे वो ना हो, चाहे वो ग्रामीण व्यक्ति हो या कोई महिला हो, इवन यहाँ तक अब तो बच्चों ने भी आरटीआई का यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो सभी लोगों के पास ये अधिकार सरकार ने दे दिया है कि वो अपने जनप्रतिनिधि या सरकारी कर्मचारियों से ये पूछ सकता है कि आपने जो पैसा सरकार के द्वारा विकास के लिए दिया गया था, वो कहाँ-कहाँ और कैसे-कैसे खर्च किया है, जिससे भ्रष्टाचार में बहुत अंकुश लग जाता है। तो ये जो कानून है, ये इसलिए आया और इसलिए दिया। बहुत सारे लोग होते थे जिनको लोग परेशान करते थे, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो गए, चाहे वो ग्रामीण व्यक्ति हो गए, उनको पता ही नहीं चलता था कि क्या है, क्या नहीं है। अब ये जो कानून आया उससे सारे पेपर्स भी पास में आ जाते हैं और और उनको एक्चुअल में क्या स्थिति है वो पता चल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग इस तरह के आरटीआई के ग्रुप बनाते हैं या आरटीआई के सेमिनार करते हैं और हम लोग बताते हैं, लेकिन जो सामने सुनने वाला व्यक्ति है वो एक तरह से ये मान लेता है कि आर्ट उसका अगर कोई काम फँसा हुआ है तो वो ये सोच लेता है कि आरटीआई का हम यूज़ करेंगे, उसके बाद में क्या होगा कि आरटीआई से हमारा ये काम हो जाएगा। तो ये चीज़ जो लोग समझ लेते हैं, वो ये गलत करते हैं। क्योंकि उन्हीं की वजह से आरटीआई जो है ना वो हमारा है वो कमज़ोर होता है कि बार-बार कि भई मैं आपने तो ये कहा था कि ये काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अगर किसी को भी बताएँ आरटीआई का यूज़ करना तो हम उसको यही बताएँ कि आरटीआई से आपका काम नहीं होगा। आरटीआई से जो आपका काम नहीं हो रहा था, वो क्यों नहीं हो रहा था, किस वजह से नहीं हो रहा था, वो आपको पेपर मिल जाएँगे। उन पेपरों को लेके आप जो उचित माध्यम है, चाहे वो अधिकारियों से मिलना है, चाहे आपको वो कोर्ट केस करना है, वहाँ पे जाके आपको जब अपनी एप्लीकेशन देनी होगी, तब आपका काम होगा। लेकिन कई बार देखने में आया है कि जैसे कि किसी व्यक्ति का है वो अगर सरकारी कर्मचारी है, उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है और वो आरटीआई के माध्यम से वो फाइल निकलवाता है, कुछ पेपर्स निकलवाता है, तो अधिकारी ये सोच करके उसका प्रमोशन कर देते हैं कि अगर ये आरटीआई में फाइल बाहर चली गई तो ये इसकी ये चीज़ बाहर आ जाएगी या हमने ऐसा क्यों नहीं किया, हमने जूनियर का कैसे कर दिया, तो उसका काम भी हो जाता है। लेकिन जो बेसिक समझ है जो लोगों हम लोगों को समझना चाहिए कि आरटीआई में सिर्फ पेपर मिलेंगे और पेपरों को मिलने के बाद हमको उचित माध्यम के माध्यम से हमको अपनी बात अधिकारियों के सामने, सरकार के सामने रखनी है और हमारा काम हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हम आरटीआई का यूज़ करें, तो प्रॉपर प्रोफ़ार्मा आप जगह-जगह दे दिए गए। क्योंकि पहले तो ये था कि एक सीधी-सी एप्लीकेशन लिखा और हमने दे दिया। जन सूचना अधिकारी को भी ये था कि जन सूचना अधिकारी पहले के जो आयुक्त थे, वो ये कहते थे जन सूचना अधिकारी बुलाएँ अगर आपकी एप्लीकेशन में कुछ गलत भी है, तो जन सूचना अधिकारी को वो निर्देशित करते थे, हम लोगों की एप्लीकेशन को ठीक करवाने की जन सूचना अधिकारी बुलाते भी थे। अब बहुत ज़्यादा क्योंकि जित
जितने दिन ये कानून को बने हुए हो गए, उतने दिन में जाने बहुत सारे लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, तो बहुत सारे फैसले आ चुके हैं, तरह-तरह के आ चुके हैं, कुछ इधर आए हैं, कुछ उधर आए हैं, तो हमको सबसे पहले अपडेट रहना बहुत ज़रूरी होता है। कानून बन गए हैं, नियमावली बन गई है। जैसे पहले ये था कि अगर फर्स्ट अपील कर दी, उसके 30 दिन के बाद सेकंड अपील की जा सकती है। और यहाँ हो यूपी में ऐसा होता भी था, लेकिन अब जो उन्होंने नियमावली बना ली है, तो उन्होंने अगर 45 डेज़ से पहले अगर 40 दिन या 42 दिन पे भी आपने सेकंड अपील कर दी आयोग में, तो वो आपकी अपील को वापस कर देते हैं। तो सब तो हमको ये भी ज़रूरी है, जितने भी आरटीआई यूज़र्स हैं, उनको अपने आप को अपडेट रहना पड़ेगा कि 45 मतलब क्या नियमावली बनी है, सेकंड अपील कितने दिनों के बाद हो सकती है, 45 दिनों के बाद, मतलब अपडेट रहना बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे ख़ास ये आरटीआई का बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आरटीआई है ना वो जाने कैसा है कि हम किस तरह से इसको यूज़ करेंगे। पहले तो ये इस तरह की चीज़ें बहुत होती थी, लेकिन अब ख़ैर नहीं होती हैं, अब तो लोग समझ जाते हैं। तो अ, आरटीआई बहुत सिंपल सा कानून है, बहुत सिंपल सा कि पहले हम भी ये सोचते थे कि भई आरटीआई है कि कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, डर लगता था कि कहने को आयुक्त हैं एक मतलब अ, इतने बड़े अधिकारी के सामने जज बैठे हैं जज साहब बैठे हैं, तो उनके सामने कैसे जाके अपनी बात करेंगे। तो जो पहले बार जाता है तो उसको मन में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन जब वहाँ जाके हमने अपनी बात की, हमको अपनी बात जो भी हमको कहना है निडरता से जाके कहना चाहिए, अपनी बात पर बल देना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे, तब तक आपकी बात कौन सुनने वाला है? कोई नहीं सुनेगा। तो जो भी हमको कहना है और और जैसे कि होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि लोग अपडेट नहीं रहते हैं कि कोई चीज़ है वो अगर हमने 4 साल पहले बताई कि भई आप इस तरह से आरटीआई का मतलब आरटीआई की एप्लीकेशन फॉर्म कर लीजिए और आप इसको दे आइए। तो लोग उसी तरह से कि भई मैडम आपने तो इस तरह से बताया था, नहीं ऐसा नहीं होता। तो तो हमको हर तरह से अपडेट रहना चाहिए और अपनी बात को वहाँ जाके मजबूती से कहना चाहिए। जैसे कि हमारे ही साथ हुआ था जब पहली बार हम गए थे, बहुत डरे हुए थे। लेकिन सूचना आयुक्त महोदय ने हमसे बहुत क्या कि भई आप कैसे आ गई और क्यों आ गई? तो उस समय जो हमारे अ, बड़े लोग थे, डॉक्टर संदीप पांडे, नीरज जी, अफ़ज़ाल इज़हार अंसारी जी, इन लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया था और हमको हर कदम पर सहायता की थी। तो हम लोगों को भी इसी तरह से जैसे वो लोग हम लोगों को लेके आगे आए, वो हमारे साथ आगे-आगे चले, हम उनके पीछे-पीछे चले। इसी तरह से जो अभी भी हम लोगों को जो हमारे जो पीछे चल रहे हैं या जो लोग नए-नए लोग आ रहे हैं, उनको उसी तरह से साथ देना चाहिए जैसे कि हमारे बड़े लोगों ने हम लोगों का साथ दिया और इस फील्ड में लेके आए कि हम इस तरह से हम लोगों को बता सकें कि कैसे आरटीआई का यूज़ होना चाहिए, कैसे हम अपनी बात को रखें, कैसे हम एप्लीकेशन ड्राफ्ट करें। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम लोगों को छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हम लोगों को बता सकते हैं और उनको आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है जैसे कि गाँव का कोई भी व्यक्ति होता है, तो उनकी छोटी-छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि भई खरंजा क्यों नहीं पड़ा? हैंडपंप कैसे आ गए? और जैसे कि अब ग्राम प्रधान भी हैंडपंप लगाता है, खंड विकास अधिकारी भी लगाता है, जिलाधिकारी भी लगाता है। अब उसमें तहसील में तो पैसा अलग मद में आता है, ब्लॉक में अलग से आता है, प्रधान के लिए अलग मिलता है। तो ये लोग क्या है आरटीआई में ये चीज़ें निकल के आई हैं कि आरटीआई जैसे कि किसी भी एक्स-वाई-जेड ने डाली वहाँ पे और उसमें उन्होंने तीनों जगह से पूछ लिया कि कितना-कितना पैसा आया और अ, मदों में खर्च हुआ उसकी जानकारी दे। तो जो फ़ोटोग्राफ और सूचना निकल के आई कि वो जो गाँव में एक नल लगा था, वो एक साइड से तो फ़ोटो खींच के तो खंड विकास अधिकारी ने लगा के पैसा निकाल लिया। एक साइड से फ़ोटो खींच के जिलाधिकारी के यहाँ से निकल गया। एक साइड से फ़ोटो खींच के कहीं हेलो Yol अ, var. फ़ो फ़ोटो निकल गया।
तो उसमें क्या होता है कि उसमें क्या होता है जो फिर आरटीआई एक्टिविस्ट है या यूजर्स हैं, फिर वो चीज़ को लेकर के वो जिलाधिकारी के पास गए, तो जिलाधिकारी चूँकि कार्यालय तो पहले से ही इस भ्रष्टाचार में सम्मिलित था, तो उसने उनकी अनसुनी कर दी। फिर उसके बाद में वो फिर और ऊपर के अधिकारियों के पास गए और उसके बाद में जाँच बैठी, रिकवरी हुई, तो कानून बहुत मजबूत है, लेकिन उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से किस तरह से हम उसके लिए किस तरह से यूज़ करते हैं और किस तरह से हम उसको लोगों के बीच में ले जा कर के लोगों को देते हैं। कि वो किस तरह से इसको कर सके। बहुत सारे लोग और सबसे ख़ास चीज़ ये है कि अगर ह मैं एक कर्मचारी हूँ, आप हैं, बहुत सारे कर्मचारी हैं, तो इसमें कानून में मजबूती कहाँ से आएगी? ये मैं आपको सिर्फ़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल यूज़ करना, लोगों की सक्सेस स्टोरी ये तो सब चीज़ें बहुत बहुत बढ़ गई हैं। लेकिन हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि कानून में मजबूती कैसे आएगी? अब हमको ये सीखने की ज़रूरत नहीं है कि आरटीआई कैसे यूज़ की जाती है कि कैसे ये सब लोग जानते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मजबूती की। अब जैसे कि अगर 10-15 अधिकारी हैं जो कि आरटीआई को यूज़ भी कर रहे हैं और आरटीआई के प्रचार-प्रसार पे भी लगे हुए हैं और मानते भी हैं कि आरटीआई ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जैसे कि बहुत सारे अधिकारी जो पहले के थे, जो रिटायर हो गए थे, जिन लोगों ने हमको इस फील्ड में लेके आए, वो लोग ये बताते थे कि जब हम कोई भी अपनी फाइल को लिखते थे, तो कोई पड़ोस वाला जो व्यक्ति है वो अगर आके हमारी फाइल को देखने लगता था, तो हम अपनी फाइल को छुपा लेते थे। लेकिन ये कानून जो सरकार ने हमको दिया है, वो ऐसा दिया है कि आप कोई भी चीज़ छुपा नहीं सकते क्योंकि सारी फाइलें जो भी विधानसभा के पटल पे रखी जा सकती हैं, वो कोई भी आम नागरिक है, वो उसको ले सकता है, देख सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है। लेकिन अब क्या होता जा रहा है कि चूँकि ये कानून तो बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है और कोई भी व्यक्ति अपने हक के लिए आवाज़ उठा लेता है, सूचना माँग लेता है, जैसे कि कोई भी किसी ने किसी को परेशान किया, तो वो ये सोच लेता है भई हमको परेशान कर रहे हो, हम अपनी फ़ाइल को देखना चाहेंगे कि हमारी फ़ाइल में ऐसा क्या है कि इस तरह से हमको पनिशमेंट किया जा रहा है या हमको इस तरह से ये पनिशमेंट दिया जा रहा है कि हमको परेशान किया जा रहा है, तो वो फ़ाइल देख लेता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम पारदर्शिता की बात करते हैं, तो हम ये भी चाहते होंगे कि हमारे साथ जो लोग भी हैं, जो भी आरटीआई के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो अगर खुद पारदर्शी बनेंगे, तभी तो हम लोगों के लिए कह सकेंगे। इसमें एक बहुत अच्छी-सी कहानी भी याद आती है। जैसे महात्मा गांधी जी थे, तो वो लोगों को थोड़ी-थोड़ी दवाइयाँ भी दे देते थे कभी-कभी। तो एक माँ और बेटा था, तो वो माँ अपने बेटे को लेके आई और गांधी जी से बोलने लगी कि इसके बहुत सारी फुंसियाँ हो रही हैं शरीर में, जगह-जगह फुंसी हो रही हैं। तो महात्मा गांधी कि इसके ये खत्म नहीं होती हैं, तो महात्मा गांधी जी ने पूछा कि भई क्यों नहीं खत्म हो रही हैं? तो उन्होंने कहा कि क्या खाता है, क्या पीता है? उन्होंने उसकी पूरी रूटीन जो खाने-पीने का जो शेड्यूल था वो उन्होंने पूछ लिया। बोले कि आप ऐसा है 1 हफ्ते के बाद आइए तब मैं दवा दूँगा क्योंकि मैं अभी दवा नहीं दे सकता हूँ। 1 हफ्ते के बाद वो माँ थी वो अपने बच्चे को लेके फिर गई गांधी जी के पास और कहा कि वो आपने 1 हफ्ते के बाद बुलाया था। तो कहा कि आप ऐसा है आप अपने बच्चे से ये कहिए कि वो गुड़ खाना छोड़ दे क्योंकि गुड़ खाने से ये फुंसी है वो निकल रही है, गुड़ ज़्यादा खाने से। तो उस माँ ने कहा कि ये तो गांधी जी आप पहले भी कह सकते थे। तो बोले पहले मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि गुड़ मैं भी खाता था। तो जब तक मैं उस चीज़ को नहीं छोड़ सकता हूँ, तब तक मैं आपके बेटे से ऐसे कैसे कह दूँ कि वो गुड़ खाना छोड़ दे। तो यहाँ पर भी ये चीज़ आती है कि हम लोग आरटीआई का ये बताते तो हैं कि भई आरटीआई आप यूज़ करो या आरटीआई से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, हम तो बहुत पारदर्शी हैं अपने जीवन में। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं अधिकारी, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं भी आरटीआई बहुत अच्छा है, आरटीआई को यूज़ हम करते हैं, आरटीआई को वो लोग यूज़ भी करते हैं, अधिकारियों की प्रॉपर्टी को लेके अधिकारियों की लॉग बुक को लेके और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब आरटीआई फाइल करके उनकी ही प्रॉपर्टी या उनकी ही लॉग बुक या उनके ही कार्यस्थल के बारे में जब कोई जानकारी माँगता है, तो वो ये लिख के दे
ये लिख के आसानी से देती कि भई मेरी ये पर्सनल जानकारी है और ये जानकारी किसी को ना दी जाए। तो उसमें क्या होता है कि ये फिर जो आम लोगों के लिए वो गलत चली जाती है, जो लोग बहुत छोटी-छोटी आरटीआई माँगते हैं। क्योंकि वो जो जनसूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारी है, वो दिमाग के तो बहुत तेज़ होते हैं। अगर कोई एक अधिकारी ने भी ये लिख के दे दिया कि भई वो भी क्लास 1 अधिकारी है, वो अगर ये लिख के दे दिया कि मेरी ये निजी जानकारी है, उसने 1-2 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश-वदेश लगा के दे दिए जहाँ यहाँ-वहाँ से लगा-लगा के, तो वो लोग फिर वही चीज़ को सब सब जो ऊपर के जो अधिकारी है वो कोई भी आरटीआई गई वहाँ पे कार्यालय में वही लिख के उसने दे दी कि भई नहीं हमारी ये जानकारी नहीं दी जाएगी इनको क्योंकि हमारे ये अधिकारी हैं इन्होंने इस चीज़ का हवाला भी किया है और ये नहीं दी जाती। फिर आम लोगों को जो छोटी-छोटी जानकारियाँ हैं वो भी मिलना बंद हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम बस इतना ही कहेंगे कि आरटीआई को मजबूत बनाने के लिए जो हम अपनी जो निजी स्वार्थ हैं वो आगे रखते हैं उनको ना रखा जाए और आरटीआई की जो जानकारी लेने का हक सबको है और अगर कोई भी अधिकारी है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हैं, कोई भी है, तो अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी की सूचना माँगी जा रही है, तो वो उसकी कोई निजी जानकारी नहीं है। क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी है, जो वो पैसा ले रहा है, चाहे वो कार के पेट्रोल के ले रहा है या ऑफिस में किसी उसके तो वो तो एक जनरल जानकारी है, तो उनको देना चाहिए। तो उस इस तरह से आरटीआई को कमज़ोर ना करें, आरटीआई बहुत मज़बूत है। तीसरी चीज़ ये है कि जैसे कि आयोग में कोई भी व्यक्ति जाता है, तो वो आयुक्त महोदय से बेवजह के सवाल-जवाब करता है, लड़ने लगता है, वो ना करे। सिर्फ़ उनको क्या करना है कि एक्ट के ऊपर रहना है, एक्ट में जो भी चीज़ें दी हुई हैं एक्ट के हिसाब से ही उनको ड्राफ्ट करना है, एक्ट के अनुसार ही बोलना है। अब तो जैसे यूपी में एक हो गया है कि अगर हमने आरटीआई फाइल किया, तो उनको ये बताना होता है कि अब उन्होंने नियमावली पे ले आए हैं कि ये इनको कब मिला, ये कब ट्रांसफ़र हुआ, उसका एक डाटा उनको फाइल में लगा के रखना पड़ता है जनसूचना अधिकारी को। तो अगर कोई भी जानकार व्यक्ति है, तो वो प्रोफ़ार्मा भी माँग लेता है कि भई इसमें लिखा हुआ है कि आप ये जन सूचना अधिकारी के लिए कि ये आप प्रोफ़ार्मा लगा के रखेंगे और ये कि कब आपको प्राप्त हुआ, कब आपने ये ट्रांसफ़र किया, कब आपने इसका ये बनाया शेड्यूल बनाया। जैसे होता है ना कि हम लोग इंडेक्स भरते हैं कॉपी में, इस तरह का। तो वो चीज़ वहाँ पे देखी जा सकती है, वहाँ पे कुछ सूचना आयुक्त है जो उनको ये बात बोली जाती है तो वो जन सूचना अधिकारी या जो भी सहायक जन सूचना अधिकारी है उससे ये पूछते हैं भई कहाँ है आपका इंडेक्स कहाँ है? तो ये बहुत अब सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपडेट रहना। तो सब अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है, अपडेट रहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आरटीआई को कमज़ोर मत कीजिए, चाहे वो अपना आरटीआई को प्रचार-प्रसार में अपना स्वार्थ बीच में मत लाइए। तीसरी चीज़ ये है कि जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हुए हैं, उनसे अपडेट रहिए क्योंकि बहुत से लोग ये सोच लेते हैं कि पर्टिकुलर किसी एक के मामले जैसे पीआईएल में ऑर्डर हुआ, वो तो सब पे लागू होता है, लेकिन जब कोई एक मामले में ऑर्डर होता है, तो वो लोग ये सोच लेते हैं कि भई हाँ, उस मामले में तो ये ऑर्डर हो गया है, तो हम तो इसी ऑर्डर के हिसाब से चलते हैं। लेकिन आप उसको लेकर के अपनी बात को कह सकते हो, लेकिन ये उनको मजबूर नहीं कर सकते हो कि वो उस ऑर्डर को आपके भी मामले में माने। तो ये बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं। अब जैसे कि जो ये धारा 18 और 19 की शिकायत तो बहुत सारे जैसे कि यहाँ यूपी में लोग हैं, वो सोच लेते हैं कि 18 में शिकायत कर दी, तो इसका मतलब है हमको उनको पनिशमेंट भी मिलेगा और हमको सूचना भी देखिए 18 जो धारा 18 है, वो स्पष्ट कहती है कि धारा 18 में आपकी शिकायत को सुनी जाएगी। धारा 18 सूचना दिलाने की धारा नहीं है। तो वहाँ पे बहुत बार ये होता है कि इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं आयुक्त और जो जन सूचना माँग रहा है उसके बीच में कि कैसे तो उनको वो कन्विंस मतलब उनको वो नहीं बोल पाते हैं, आप ठीक से नहीं बता पाते हैं। तो बेसिकली धारा 18 इसलिए बनाई गई थी कि अगर आयुक्त महोदय हैं, वो अपील की सुनवाई करके उसका निस्तारण कर देते हैं कि इनको ये सूचना दी जाए और सूचना वो नहीं मिलती है। जैसे कि हमारा जो एक्ट था
ये था कि धारा 6 में सूचना माँगेंगे, फर्स्ट अपील करेंगे, नहीं मिलती है सेकंड अपील करेंगे। सेकंड अपील में जाने का कोई भी जो या जो प्रार्थी था उसको जाने की कोई आवश्यकता नहीं था। उसको आयुक्त महोदय को खुद ही देखना था कि ये सूचना दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है और सीधे-सीधे उसका निस्तारण देना चाहिए। लेकिन अब क्या है कि लोग जाते हैं, अपनी बात कहते हैं, केस है 3-3, 5-5, 10-10 साल चलते रहते हैं, तो इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होता, ना कोर्ट कुछ कहता है और ना कोई भी कुछ कहता है। लेकिन ये उनको ये बोला जा सकता है कि आप सिर्फ़ इतना हमको आदेश कर दीजिए कि ये सूचना हमको दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है। जब वो ये आदेश कर दे कि भई हाँ, ये सूचना है, इनको ये दी जा सकती है और इनको ये पीआईओ दे, केस हमारा वहीं पे क्लोज़ हो गया। उसके बाद में अगर फिर हमको सूचना नहीं मिलती है, तो फिर हम धारा 18 में शिकायत करेंगे, कि धारा 18 में शिकायत करेंगे कि इन्होंने जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में होता है कि जब अगर कोई भी आदेश वो पारित कर देती हैं, उसके बाद में जब उसका कंप्लायंस नहीं होता है, तो हम कंटेम्प्ट में जाते हैं। तो इसी तरह की धारा 18 है कि उनके जब आदेश का कंप्लायंस नहीं हुआ, तो हम धारा 18 में जाएँगे और उनको ये बोलेंगे कि भई आपकी ये जनसूचना अधिकारी है और इन्होंने इसको आपका आदेश भी हो गया और इन्होंने इस आदेश को भी नहीं माना। तो हम वहाँ जाके धारा 18 कभी धारा 18 में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि हम सूचना की बात कर सकते हैं। तो जो हम लोग ड्राफ्ट करते हैं या और कुछ लोग ड्राफ्ट करते हैं उसमें वो ये चीज़ कि हमको ये सूचना भी चाहिए, इनको पनिशमेंट कीजिए और धारा 18 में शिकायत भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो चूँकि हमको प्रोसेस नहीं पता है या हमको कच्चा ज्ञान है, उसकी वजह से हमको सूचना मिलने में देरी हो जाती है। तो सभी लोगों से यही कहेंगे कि जो भी आप बारीक से बारीक चीज़ को पकड़ के चलिए क्योंकि वही हमारी जो गलतियाँ रह जाती है ना बारीक से बारीक वाली उन्हीं को पकड़ के वो हम लोगों को सूचना नहीं देते हैं या सब लोग हमको मतलब हतोत्साहित करते रहते हैं। तो उन छोटी-छोटी बातों का भी आप बहुत ध्यान रखिएगा कि हमको कौन-सी धारा में क्या लिखा है। बहुत से लोग होते हैं कि बहुत सारी लेटर आते हैं हम लोगों के पास में कि वो धारा 11 में तो उन्होंने कह दिया कि वो सूचना नहीं दी जा सकती है। तो धारा 11 क्या कहती है? धारा 11 ये कहती है धारा 11 कोई भी सूचना देने या ना देने के लिए नहीं है। धारा 11 थर्ड पार्टी के लिए है कि अगर हम कोई भी सूचना माँगते हैं, तो थर्ड पार्टी से धारा 11 में पूछा जाता है कि भई ये सूचना इनको दी जाए या ना दी जाए या आपके बारे में माँगी है या आपसे रिलेटेड माँगी है। तो वो जो भी उत्तर दे लेगी उसके बाद में आपको वहाँ आयोग में जाके अपनी बात को बोलना है, कि इसी तरह का एक वाकया था मैं आपको बताती हूँ, कि एक सरकारी कर्मचारी था उसकी चूँकि इल्लीगल तौर से उसकी नियुक्ति हो गई थी, तो उसकी फाइल माँगी गई थी, जो व्यक्तिगत पत्रावली होती है। तो उससे पूछा गया था जो जनसूचना अधिकारी थे विभाग के, उन्होंने उससे पूछा था कि ये सूचना आपके बारे में माँगी गई है कि या ये दी जाए इनको या नहीं दी जाए? तो वो अधिकारी ने वो कर्मचारी ने लिख के भी दे दिया कि भई हमारी सूचना इनको ना दी जाए क्योंकि ये मेरी निजी सूचना है और मेरी सूचना इनको दी जाती है, तो मतलब मुझे ये नुकसान हो जाएगा। लेकिन जब सूचना माँगने वाले ने आयुक्त महोदय के सामने जाके अपनी बात को रखी, कि सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है, तो ये जो फ़ाइल हमने माँगी है वो सरकार की फ़ाइल माँगी है, हमने इनके घर की फ़ाइल नहीं माँगी है। तीसरी चीज़ ये है कि इनकी जो नियुक्ति है वो फ़र्ज़ी हुई है, मुझे ये फ़ाइल इसको चाहिए और इसीलिए मैं ये माँग रहा हूँ कि मैं इसको लेके आगे कोर्ट में जाऊँ कि भई इस तरह की इल्लीगल नियुक्तियाँ क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं? तो जब आयुक्त महोदय को वो बात समझाई गई, तो आयुक्त महोदय ने वो फ़ाइल दिलाई। तो जब हम कोई लेटर आ जाए उसके बेसिस पे हम ये नहीं अपना ये उद्देश्य नहीं छोड़ना चाहिए कि हम ये सूचना नहीं माँगेंगे, अरे भई जनसूचना अधिकारी ने मना कर दिया, लेकिन हमको फाइट करते रहना है और हमको आगे बढ़ते रहना है। तो सूचना सभी मिल जाती है इसीलिए कभी भी ये ना अपने दिमाग में बिल्कुल भी ये कभी भी ना लेके आए कि भई सूचना नहीं दिलाई जा रही है, सूचना नहीं मिली। सूचना मिल जाएँगी, सूचनाएँ ही मिलेंगी, सूचना मिलने के बाद में आप लोग अपने-अपने जो जिसकी समस्या का समाधान जिस स्तर से हो सकता है वो वहाँ जाके उस चीज़ को रखें। वहाँ जाके अपनी बात को बोले, तो वो
उसका निवारण भी होगा। अधिकारी अगर नहीं कर रहे हैं तो वो कोर्ट जा सकता है, वहाँ से हो जाएगा। अब तो सूचना के अधिकार में बहुत सारे लोगों के लिए मैंने देखा है कि लोगों के लिए इतने पेपर मिले हैं, 10-10 किलो पेपर्स वो लेके आए हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नहीं हो पा रही है, चूँकि गवर्नमेंट भी अब ये नहीं चाहती है कि सारी चीज़ें सूचना के अधिकार में बाहर आ जाएँ और उसके लिए क्या होता है कि लोग फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाएँ, तो नहीं चाहते लेकिन फिर भी अगर आप लगे रहेंगे, आप वहाँ जाते रहेंगे, अपनी बात को आयुक्त महोदय के साथ प्रूफ करते रहेंगे, एक्ट के अनुसार आप अपनी बात कहते रहेंगे, तो सूचनाएँ आपको मिलेंगी। और अगर कभी भी किसी को भी इवन आप जो लोग हैं वो तो आरटीआई का यूज़ कर ही रहे होंगे और बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, जानकार लोग हैं आप सभी लोग। तो हमको जब भी कोई भी बस हम आप लोगों से ये कहेंगे कि जब भी हमको कोई और व्यक्ति मिले जो हमको इसको पूछे कि कैसे, तो हमको उसके हाथ में बैसाखी नहीं पकड़ाना है कि भई हम तुम्हारी ये ड्राफ्ट कर देंगे या हम तुमको ये बता देंगे। हमको उसको अवेयर करना है कि हम उसको ये बताएँ कि हम तुमको बता रहे हैं कि इस तरह से ये ड्राफ्ट करना है, इस तरह से इसको लेके आगे बढ़ना है और वो जिससे कि वो खुद अपने आप पे सक्षम हो जाए और फिर वो आगे के 10 लोगों को बता सके। जैसे यूपी में एक है पवन अग्रवाल जी हैं, मुरादाबाद के हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस वालों के खिलाफ भी जैसे पुलिस वाले लोग उनको बहुत परेशान किए थे, उन्होंने फिर पुलिस की जो भ्रष्टाचार के अगेंस्ट जो सूचना है, वो ही माँगी उन्होंने। अब वो पुलिस की भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लगातार लगे हुए हैं। उनके ऊपर बहुत सारे हमले भी हुए, लेकिन उससे वो डरे नहीं, घबराए नहीं। वो आज भी लगे हुए हैं, बहुत सारे लोगों को उन्होंने लाइन हाजिर करवाया, निलंबित करवाया और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लखनऊ में तनवीर जी हैं, मुरादाबाद के सलीम बेग जी हैं, कितना-कितना लोगों ने अधिकारियों ने सलीम बेग को परेशान किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी जो ज़िम्मेदारी थी वो भी नहीं छोड़ी और वो डरे भी नहीं, उस चीज़ को लेके आगे बढ़ते गए क्योंकि अगर किसी भी भ्रष्टाचार की जब बात होती है, अगर कोई भी अधिकारी के खिलाफ आप उसकी इल्लीगलिटी की शिकायत करते हैं और फिर आप उसपे सूचना माँगते हो, तो वो अधिकारी है ना, वो चिढ़ जाता है। तो आपको तरह-तरह से वो परेशान करता है, आपके ऊपर मुकदमे भी दर्ज करवा देता है। लेकिन बस मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी डरना नहीं है, आपको आगे अब बढ़ते रहना है, काम करते रहना है क्योंकि हमेशा याद रखना चाहिए कि कभी भी कोई भी झूठा आपको फँसा सकता है, लेकिन झूठ के कोई भी सर-पैर नहीं होते हैं, तो वो आगे तक नहीं बढ़ पाएगा। तो इसी तरह से बहुत बहुत सुंदर। सारे आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, अधिकारी करते हैं। तो बस डरना नहीं है, ये तनवीर अहमद जी, सलीम बेग और पवन का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये चूँकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और लोग इनको परेशान कर रहे हैं, अधिकारी इनको परेशान कर रहे हैं, लेकिन आज की डेट में भी इनके ऊपर दबाव भी डाला जा रहा है, लेकिन ये लोग अपनी बात पे अडिग हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ, तो मैं बेहतर करूँगा। और ये अपने आगे-आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनसे प्रेरित होके और भी लोग आके इनसे जुड़ रहे हैं और लोग भी आके इनसे पूछ रहे हैं कि भई भैया कैसे काम होता है? कैसे किया जाए? अगर ये आप ऐसा कर सकते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? और इस तरह की जो चेन जो बनती है वो आगे बढ़ती जाती है क्योंकि आरटीआई जो एक्ट है या इसके प्रचार-प्रसार है या इस लोगों को जागरूक करने के लिए हम ड्राइंग रूम में बैठ के कि बस हम ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और हम इसका प्रचार-प्रसार कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। हमको फील्ड में जाके हमको लोगों की सुनना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, आयोग में भी कभी-कभी जाके हमको पूछना पड़ेगा भई क्या प्रॉब्लम है, कि कैसे सुनवाई हो रही है, कैसे नहीं हो रही है। क्योंकि अब तो आयोग में भी जैसे होता है कि आयोग में जब कोई व्यक्ति जाता है तो वो देखता है कि अरे! यहाँ तो एडवोकेट आ रहे हैं, अगर कोई ग्रामीण व्यक्ति भई एडवोकेट के सामने हम कैसे बोल पाएँगे? और कैसे तो बहुत सारे लोग वहाँ पे होते हैं, वो उसको डरा भी सकते हैं। लेकिन हमको उनको बताना है कि एडवोकेट का कोई भी काम नहीं है।
एडवोकेट आए ना आए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमको अपना जाके अपने जो पॉइंट है वहां पे अपना प्रेस करना है कि इसमें एडवोकेट का कोई काम नहीं है। हमको सूचना चाहिए और ये सूचना चाहिए, हमको ये फाइल चाहिए या हमको इस फाइल का पत्रांक नंबर इतना 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 चाहिए, है ना? तो स्पष्ट लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग लिख देते हैं, लेटर में लिख देते हैं, मैंने देखा है कि हमारे गाँव की जो सड़क थी वो इतने दिन से नहीं पड़ी है, तो ये हमारी जो गाँव का जो खरंजा है वो कितने दिनों में पड़ जाएगा। तो ये जब इन्होंने एक रूल बना दिया, एक आ गया कि आप क्यों, क्या, कैसे, कब तक हो जाएगा, ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो हम इस चीज़ को दूसरी तरह से लिख सकते हैं कि जो मद में पैसा आया हो उसकी जानकारी दीजिए, मदों में खर्च हुआ हो उसकी जानकारी दीजिए। तो जब मदों में खर्च होने वाले पैसे की जानकारी मिलेगी तो उस मदों में अगर वो खरंजे का कहीं पे लिखा होगा तो वो उसमें लिख के आ जाएगा कि ये खरंजा पड़ना है और इस मद में ये खर्च होना है, तो वो हमको जानकारी वैसे मिल जाएगी। तो हमको कैसे ड्राफ्ट करना, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमको एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट करनी है, वो हमको आनी चाहिए और वो ही हमें लोगों को बताने की ज़रूरत है। क्योंकि पहले तो कुछ भी लिख के भेज देते थे, अपनी बात जाके कह देते थे, वो दे दी जाती थी। अब तो जो आयुक्त लोग भी जो बैठे हुए हैं, वो सरकार के ही नुमाइंदे हैं, सरकार के ही हिसाब से काम करते हैं। तो हम कितनी अच्छी तरह से उनको अपनी बात को कह सकते हैं और उनको बता सकते हैं, बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल पॉइंट पॉइंट देख के बिल्कुल जो नियमावली बनाई हुई है, उसके हिसाब से ही हमको एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी चाहिए। इसीलिए जो हम लोग जब भी किसी को बताते हैं, तो हम उनको बोल देते हैं कि जो यूपी की नियमावली है, अगर आप उसके हिसाब से ड्राफ्ट करेंगे तो आपको सूचना 100% मिल जाएगी। तो आप लोगों से भी यही कहते हैं कि अगर एक्ट में अगर आपके यहाँ खुद की स्टेट की अगर नियमावली नहीं है तो जो एक्ट है उसके हिसाब से ही आप सूचना माँगे और अगर अगर नियमावली प्रदेशों ने बना रखी है, तो अगर नियमावली है तो नियमावली के हिसाब से ही सूचना माँगे तभी आपको मिली जाएगी और वरना वो आपको टहलाते रहेंगे, सालों-साल लग जाएँगे और वो सूचना आपको नहीं मिलेगी। तो ये सबसे ख़ास बात है। और कुछ देवेंद्र जी? जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मैम। आपका मन तो हमें हमें हमारा मन तो यही है कि हम आपको सुनते रहें, क्योंकि आपने बहुत ही सरल भाषा में हमें हिम्मत भी दी है और बहुत गहरी बात भी कही कि गुड़ खाने वाला पहले गुड़ खाना खुद छोड़े, फिर दूसरों को कहे गुड़ खाने हाँ, से मना बिल्कुल। करने के लिए। और हाँ, आपने ये भी हम चीज़ों को बताया है कि हमें साथियों को अपना स्वार्थ बिना लाए काम करने में जाना चाहिए, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ काम करना चाहिए। जी, और जो बिल्कुल। एजुकेशंस में आपने एक बात बोली कि जो अवेयर करना है, हमें लोगों को अवेयर करना है, लोगों की वैसाखी नहीं बनना है। ये जो जी, आपने कुछ जो बेहतरीन बातें बोली, बिल्कुल मैंने इसको बिल्कुल पॉइंट आउट करके नोट करके रख लिया है। आपने वाक़ई बहुत अच्छी जानकारी हमारे मित्रों को दी। हमारे पास बहुत ही कम समय में आपको जी। संजय शुक्ला जी प्लीज़ अनम्यूट करें। हाँ सर जी। हाँ सर जी, नमस्कार। मैम को आप अपने तरफ से मैम के लिए कुछ कहना चाहें या आपके कोई प्रश्न हो या मत हो तो बताएँ प्लीज़। नहीं, प्रश्न तो नहीं है, हमने सभी बहनों की आवाज़ सुनी है, बहुत अच्छा लगा मुझे और बहुत बड़ा मार्गदर्शन मुझे मिला है। सबसे पहले डॉक्टर जो पहली मैडम थी नाम में डॉक्टर नीता उनका मैं मनोचा, उन्होंने धन्यवाद भी देना बहुत चाहता अच्छी हूँ। बातें बताई। उन्होंने तो फर्स्ट अपीलेंट हाँ, ऑफिसर्स उन्होंने का होने की औचित्यता पर ही बहुत गहरा सवाल उठाया है। लेकिन देवेंद्र जी उन्होंने जो रिसर्च किया है ना, वो रिसर्च मार्केट में आए नहीं है। तो मैं बहन से जी, रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो अपना रिसर्च पेपर मुझे दे दें, तो मैं खबर पालिका के जी, तहत उसको प्रकाशित करके लोगों के जी। बीच में ला दूँगा। अभी मैम से आपका कोई बात हो सर बताएँ प्लीज़ सर। अब ये मैम तो बहुत ही सरल बात जी। शब्दों में सब मिश्रा कुछ जी, बता दिया है और हमें मिश्रा जी, जी राज मिश्रा नमस्कार। जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी, जी मैं इस तरह से सरल शब्दों में इस तरह के कार्यक्रम का संचालन करने के लिए हार्दिक धन्यवाद आपको। हम हमेशा रेडी रहेंगे इस कार्यक्रम के लिए आपके और सरल शब्दों में समझाने के लिए।
यूपी क्या पूरे देश में हम सभी आरटीआई कार्यकर्ताओं को यही चिंता सता रही है कि नियमों और कानूनों का पालन सरकारें नहीं कर रही हैं। हम सब दुखी हैं आप ही की तरह और पीड़ित भी हैं, क्योंकि ये एक्ट ही लागू हुआ था भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, शासन में पारदर्शी लाने के लिए, और असल में जो हम मालिक हैं, हम आम जनता जो देश के मालिक हैं, उनको उन बताने के लिए कि हमारी द्वारा चुनी हुई सरकारें और हमारे पैसों से वेतन पाने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी कैसे तय की जाए और वो क्या काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अफसोस हो रहा है कि आज कार्यक्रम के अंत में आपको बुलाया गया। हमें पता होता तो हम आपको पहले बुलाते और आपसे और ज्यादा सुनते। शुक्रिया, धन्यवाद। वाकई आपने बहुत बेहतरीन कार्यक्रम दिया है और हम आपका बहुत आभार करते हैं हम सभी साथियों की तरफ से, क्योंकि कार्यक्रम का सेशन पूरा हो रहा है, इसीलिए हम आपका आखिरी में अगर आप कुछ कहना चाहें तो आप बोलिए मैम। बस हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जब भी हमको बोलेंगे, मैं हमेशा उपस्थित रहूंगी, और अगर आपको कभी भी कोई